Ignited Minds Tutorials is bridging the gap between students and quality education with its enlightening series of video lectures on the topic of mechanical properties of fluids, physics for IIT/CBSE Class 11/Maharashtra State Board Class 12. Fluid mechanics, a fundamental branch of physics, studies the behavior of fluids under different conditions, and understanding its mechanical properties is crucial. These video lectures simplify complex concepts with detailed explanations, making them accessible to students of all levels. By covering topics such as pressure, viscosity, surface tension, buoyancy, and fluid dynamics, students gain a holistic understanding of fluid mechanics. The tutorials cater to the specific requirements of IIT aspirants, CBSE Class 11 students, and Maharashtra State Board Class 12 students. The comprehensive approach of these lectures ensures that students thoroughly comprehend the subject matter, strengthen their analytical skills, and prepare effectively for their exams. The videos not only cover theoretical explanations, but also provide practical examples and problem-solving techniques. By presenting real-life applications of fluid mechanics, students develop a deeper appreciation for the subject and its relevance in various fields. Ignited Minds Tutorials' commitment to delivering quality education is evident through their systematic and knowledge-oriented approach. With their series of videos on the mechanical properties of fluids, students receive a valuable educational resource that empowers them to excel in their academic pursuits and ignite their minds for a brighter future. Okay, people, we were doing mechanical properties of fluids और mechanical properties में fluids में हमने इसके पहले coefficient of viscosity का formula देखा, कुछ सवाल किए हैं उस पर, ठीक है. We have understood what is basically viscous force, ठीक है. Viscous force छोटे मोटे तौर पे हम बोल सकते हैं ये एक टाइप का लिक्विड फ्रिक्शन है, ठीक है. लेकिन ये विद इन लेयर्स के बीच में है, ठीक है. लिक्विड्स में लेयर्स का कांस्टेंट मूवमेंट होता रहता है, ठीक है. तो अगर समझो कोई लिक्विड लेवल है, अगर भाई साहब आपका एक लेट्स से कंटेनर है और इसमें लिक्विड के लेवल्स हैं, ठीक है. ये सेम ही लिक्विड है लेकिन लिक्विड के लेवल्स है. अभी अगर कंटेनर को आपने भाई साहब मूव किया या इसको वेलोसिटी दी, तो यहाँ पे भाई साहब ये वाला सबसे फ्रीली मूव करेगा, ये वाला उससे थोड़े कम स्पीड में, ये वाला थोड़े कम स्पीड में, ये वाला थोड़े कम स्पीड में, एंड फाइनली जो सबसे लोएस्ट लेयर होगा वो सबसे कम स्पीड में मूव करने वाला लेयर होगा. अभी इस वाले लेयर और इस वाले लेयर की वजह से भाई साहब एक विस्कस फोर्स लगेगा, ठीक है. देयर विल बी अ विस्कस ड्रैग, ठीक है. ऊपर से ये वाला लेयर इसके ऊपर और नीचे से ये वाला लेयर इसके ऊपर एक विस्कस ड्रैग क्रिएट करेगा, ठीक है. देखो आप बोलेंगे क्यों इसका सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर सबका बोझ आएगा भाई साहब, ठीक है. लेकिन यहाँ पे भाई साहब ये एकदम फ्री है, ऊपर वाला लेयर इसके नहीं है, तो इसके लिए इसका स्पीड ज्यादा होगा. सो धीरे धीरे आपका विस्कस ड्रैग बढ़ता जाएगा, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड विस्कस फोर्स. लिक्विड के अंदर या किसी भी फ्लूइड के अंदर, ठीक है, आपका किसी भी फ्लूइड के अंदर एक क्रिएट होता है क्या, विस्कस ड्रैग, ठीक है. दिस इज अ काइंड ऑफ लिक्विड फ्रिक्शन. दिस इज अ काइंड ऑफ लिक्विड फ्रिक्शन. लिक्विड्स के बीच में ये फ्रिक्शन डेवलप होती है, ठीक है. ओके, अगर मैं यहाँ पे विस्कस फोर्स और सॉलिड फ्रिक्शन की बात करूं, ठीक है, तो विस्कस फोर्स और सॉलिड फ्रिक्शन में क्या क्या पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी है और क्या क्या भाई साहब आपके डिफरेंसेस हैं. तो अगर हम देखेंगे पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी, बोथ विस्कस फोर्स एंड सॉलिड फ्रिक्शन कम इनटू प्ले व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन, ठीक है. अगर कोई लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, या कोई भी फ्लूइड, इफ देयर इज अ फ्लूइड व्हिच इज इन इक्विलिब्रियम, अगर कोई फ्लूइड भाई साहब आपकी इक्विलिब्रियम में है तो उसमें विस्कस फोर्स एक्ट नहीं करेगा, ठीक है. विस्कस फोर्स विल कम इनटू प्ले ओनली व्हेन देयर इज मोशन. सिर्फ और सिर्फ जब मोशन होगा तभी भाई साहब विस्कस फोर्स विल कम इनटू प्ले. अगर इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पे विस्कस फोर्स नहीं आएगा, ठीक है. बोथ विस्कस फोर्स एंड सॉलिड फ्रिक्शन कम इनटू प्ले व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन. जब भी भाई साहब आपका मोशन होगा तभी ये दोनों एक्टिव होंगे. बोथ अपोज द मोशन, दोनों भी क्या करेंगे भाई साहब, मोशन को अपोज करेंगे. ये एक फ्रिक्शनल फोर्स है एंड बोथ विल अपोज द मोशन. क्लियर है? ओके.
बोथ आर ड्यू टू मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस, ठीक है। तो आप अगर देखोगे फ्रिक्शन किसके वजह से होता है, समझ लो ये कोई रफ सरफेस है, ठीक है, और इसके ऊपर आपने भाई साहब एक और रफ सरफेस रख दिया है। अभी इन सरफेसेस के बीच में क्या हो जाता है, इंटरलॉकिंग हो जाती है, ठीक है। सो ये मॉलिक्यूल्स के वजह से ये इंटरलॉकिंग होती है, जिसके वजह से आपका, तो दोनों भी आपके मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस होते हैं, बोथ आर ड्यू टू मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस बिटवीन द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस बिटवीन the surfaces in contact. So this is basically molecular attraction between the surfaces in contact, ठीक है। तो viscous force and solid friction come into play whenever there is relative motion, both oppose the motion and both are due to molecular attraction. अभी हम यहाँ पे differences देखेंगे। viscous force is directly proportional to the area of the layers in contact. कितने एरिया पे भाई साहब आपके लेयर्स हैं, ठीक है, तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सॉलिड फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। तो कितने एरिया पे भाई साहब कॉन्टैक्ट है, इससे नहीं है। सॉलिड फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू लिक्विड लेयर्स। तो ये एक लिक्विड लेयर है, दूसरा वाला लिक्विड लेयर है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेटिव वेलोसिटी है। तो विस्कस फोर्स जो है भाई साहब, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द relative velocity between the two layers. It is independent of the relative velocity between the two solid surfaces. यहाँ पे velocity से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, velocity से कोई लेना देना नहीं है। It is independent of the normal reaction. तो अगर आप देखोगे फ्रिक्शन का जो फोर्स होता है सॉलिड में, वो किस पे डिपेंडेंट होता है। तो अगर हम बोलेंगे कि भाई साहब समझ लो इस बॉडी को आप इधर मूव कर रहे हो, तो इस पे लगता हुआ फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू एन, और जनरली ये एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन होता है, तो दैट इज म्यू एम जी, जो आपने मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। तो ये आपका सॉलिड फ्रिक्शन में होता है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। विस्कस फोर्स व्हिच इज देयर इन लिक्विड्स हैज गॉट नथिंग टू डू विद द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन जो होगा उससे कुछ इसका लेना देना नहीं है। सो दीज आर प्रीटी मच द सिमिलैरिटी एंड द डिफरेंसेस बिटवीन विस्कस फोर्स एंड सॉलिड फ्रिक्शन। ओके, लेट्स मूव ऑन पीपल। Effect of temperature on viscosity. When a liquid is heated, the kinetic energy of its molecules increases. किसी लिक्विड को अगर आप हीट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी उसके मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएगी, ठीक है। एंड द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस बिकम वीकर। तो आपके इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शंस होंगे, ठीक है, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस होंगे, दे विल बेसिकली रिड्यूस, ठीक है, become weaker. Hence the viscosity of the liquid decreases with increase in temperature. तो अगर आपने भाई साहब टेम्परेचर को बढ़ाया तो विस्कोसिटी भाई साहब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, विस्कोसिटी विल बिकम लेस। टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। स्टॉल्स एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर द वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी इन अ लिक्विड विद टेम्परेचर इज, तो ये आपका विस्कोसिटी है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दैट विल बी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी व्हेन एट द ओरिजिनल टेम्परेचर प्लस 1 alpha t plus beta t का square, where t is basically the difference in temperature, ठीक है, where nt and n naught are the coefficients of viscosity at t degree centigrade and 0 degree centigrade. कॉपी किताब कुछ नहीं है ना, जरूरत भी नहीं है, ओके। सो nt बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, coefficient of viscosity, this is coefficient of viscosity at temperature t, और n naught क्या हो जाएगा भाई साहब, coefficient of viscosity at 0 degree centigrade, ठीक है। एंड अल्फा एंड बीटा बेसिकली आपके क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट्स, दीज विल बी कांस्टेंट्स, ठीक है। विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इज ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन मूविंग लेयर टू अनदर, बट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये हमने भाई साहब केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर में ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा था, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर एक्सेप्ट वाटर, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्रेशर। अगर आपने भाई साहब लिक्विड पे प्रेशर बढ़ाया तो विस्कोसिटी बढ़ेगी, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर वाटर, ठीक है, विद इंक्रीज इन प्रेशर। इन केस ऑफ वाटर विस्कोसिटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है, फॉर फर्स्ट फ्यू 100 एटमॉस्फेयर्स ऑफ प्रेशर। द विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। गैसेस में भाई साहब विस्कोसिटी पे कोई असर नहीं होता है ड्यू टू प्रेशर, ठीक है, ओके। Practical applications of knowledge of viscosity. The knowledge of viscosity and its variation with temperature helps us to select a suitable lubricant for a given machine in different seasons, ठीक है। अभी देखो सारे जितने भी आपके मशीन्स हैं, ठीक है, ऑल मशीन्स में मूविंग पार्ट्स होंगे भाई साहब, ठीक है,
मशीन्स में मूविंग पार्ट्स होंगे और इन मूविंग पार्ट्स को हमको भाई साहब ऑयलिंग करनी पड़ेगी, है ना, सो दैट दे मूव ओवर ईच अदर स्मूथली। एक गियर भाई साहब दूसरे गियर के ऊपर चल रहा है और ये चलते चलते भाई साहब रफ हो जाता है, सरफेसेस फ्रिक्शन बढ़ जाता है। तो मशीन्स के मूविंग पार्ट्स के कांस्टेंट मूविंग की वजह से सॉलिड फ्रिक्शन बढ़ता है, ठीक है। और इसको रिड्यूस करने के लिए हम करते हैं ऑयलिंग। ये ऑयलिंग जब आप मशीन के मूविंग पार्ट्स के बीच में डाल रहे हैं, तो मशीन के मूविंग पार्ट्स के बीच में जब आपने ऑयल डाला हुआ है, तो इस ऑयल से क्या होगा भाई साहब, द नॉलेज ऑफ विस्कोसिटी एंड इट्स वेरिएशन विद टेम्परेचर हेल्प्स अस टू सिलेक्ट अ सूटेबल लुब्रिकेंट फॉर अ गिवन मशीन, ठीक है, एट इन डिफरेंट सीजन्स, ठीक है। अलग अलग सीजन्स में भाई साहब ये काम करेगा, है ना। देखो हमको मालूम है कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, जस्ट नाउ वी सॉ that what is the effect of temperature on viscosity, the viscosity of a liquid decreases with increase in temperature, ठीक है। तो अभी अलग अलग मशीन्स जो हैं जिसके बीच में आपने ऑयलिंग किया हुआ है, क्या वो सारे सीजन्स में सेम टेम्परेचर रहेगा? नहीं, तो टेम्परेचर बढ़ सकता है या घट सकता है, ठीक है। तो अगर जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमको एक सूटेबल लुब्रिकेंट अगर लेना है, ठीक है, दिस लुब्रिकेंट, ये जो लुब्रिकेंट है ये सारे सीजन्स में काम आए, ऐसा हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर अगर आपका बढ़ेगा, टेम्परेचर इफ बढ़ेगा तो आपकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी भाई साहब, द विस्कोसिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो आपका अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, और वही हमको चाहिए, ठीक है। लिक्विड्स ऑफ हाई विस्कोसिटी आर यूज्ड एज बफर्स फॉर अब्सॉर्बिंग शॉक्स ड्यूरिंग द शंटिंग ऑफ ट्रेन्स, ठीक है। आपके ये देखा है आपने, ऐसा ट्रेन का ऐसा एक पोर्शन होता है, देखो, ठीक है, ये दूसरा इंजन है ना, तो ये धक कैसे लगता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपके इसके बीच में लिक्विड्स रहते हैं, ठीक है, लिक्विड्स ऑफ वेरी हाई विस्कोसिटी, जिनमें ज़्यादा फ्रिक्शन हो। तो जब ये ट्रेन एक दूसरे को ऐसे ढक से ऐसा ज्वाइन होते हैं, सो वी नीड बेसिकली लिक्विड्स ऑफ हाई विस्कोसिटी। वहाँ पे ऐसा रहता है, देखो ये ऐसा एक इधर ऐसा रहेगा और ये भाई साहब एक बड़ा सा लोहा ऐसा रहेगा, ठीक है। लेकिन जब शंटिंग होती है तो इसमें आपका जो लिक्विड यूज होता है इसका भाई साहब विस्कोसिटी काफी ज्यादा होता है, ठीक है। द नॉलेज ऑफ विस्कोसिटी इज यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द शेप एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सम ऑर्गेनिक लिक्विड्स लाइक प्रोटीन्स, सेल्यूलोज एक्सेट्रा, ठीक है। द फिनोमिना ऑफ विस्कोसिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज एंड वीन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। हमारे ह्यूमन बॉडी में आर्टरीज और वीन्स में क्या फ्लो हो रहा है भाई साहब, आपके ब्लड, एंड ब्लड इज द ओनली ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। हमारे पास लिम्फ भी है, बट इफ वी कंसिडर द मेजर ट्रांसपोर्टर इन आवर बॉडी सिस्टम्स, इट इज ब्लड, which is basically not only transporting nutrients and oxygen required by all the cells within our body, but it also helps in transporting waste. ये वेस्ट भी ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है यही। प्लस भाई साहब आपका जो ब्लड में वेस्ट है वो हमारा किडनी में जाता है, किडनी से यूरिन फिल्टर आउट होता है, सो इट इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टिंग वेस्ट, ठीक है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि हमारे ह्यूमन बॉडी में ब्लड को, जब किसी इंसान को सांप काटता है तो होता क्या है, वो इंसान मर क्यों जाता है? अगर जहरीला सांप होगा तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस? सो हाँ, जहर फैल जाता है, ओके। जहर फैलने के बाद क्या करता है, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस? हाँ, ब्लड क्या हो जाता है, थिक हो जाती है, यस, ब्लड थिक हो जाती है, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट था, वो वीडियो मेरे पास नहीं है, उसमें क्या किया गया है कि मतलब एक ऐसे बीकर में थोड़ा सा ब्लड लिया गया है, ठीक है, ब्लड थोड़ा सा हमने रखा है सैंपल के लिए एक बीकर में, और हमने सांप से जहर निकालते देखा है आपने, ठीक है। तो सांप के जहर को जब इसमें डाला, तो उसके पहले ब्लड था भाई साहब, ब्लड विस्कस होता है, ब्लड भाई साहब ऐसे टपक टपक कर रहा है भाई साहब, है ना, एकदम लिक्विड है, तरल फॉर्म में होता है। जैसे हमने उस सांप के जहर को इसमें डाला तो ये भाई साहब एकदम थिक हो गया, ठीक है, दैट इज व्हाट हैपेंस, ठीक है। जब सांप इंसान को काटता है, एक जहरीला सांप काटता है, तो ब्लड कोगुलेट करने लगता है, ब्लड भाई साहब सेडिमेंट में जमने लगता है, और ये फ्लो नहीं हो पाएगा, और फ्लो नहीं हो पाएगा तो धीरे धीरे इंसान मर जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंसान के सेल्स में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेंगे, ये थिक हो जाएगा। द आर्टरीज एंड वीन्स तो रहेंगी, लेकिन इसमें से ब्लड की फ्लूइडिटी बहुत ज़रूरी है। ब्लड इज कंटिन्यूस, हार्ट इज पंपिंग, और भाई साहब सर से लेकर पाँव तक हमारा ब्लड कंटिन्यूसली दौड़ रहा है, ठीक है। योर हार्ट इज बीटिंग ऑलमोस्ट 72 टाइम्स इन अ मिनट, एंड दैट्स द ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ ईच एंड एवरी सेल इन योर बॉडी। आपके हर एक सेल को इतनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो जैसे हमको सांप उप काटता है कुछ, तो हमारा जो तरलता होती है ब्लड की, वो तो थिक हो जाती है,
और फिर वो उतने स्पीड से मूव नहीं कर पाती एंड द पर्सन बेसिकली डाइज। ठीक है, ओके। मिलिकन यूज्ड द नॉलेज ऑफ विस्कोसिटी इन डिटरमाइनिंग द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर आपने थोड़ा सा देखा रहेगा, मिलिकन का एक एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने क्या किया था भाई साहब, चार्ज टू मास रेशियो निकाला था। तो यहाँ पे एक होल किया और यहाँ से उन्होंने ऑयल ड्रॉप्स को फेंका और इस ऑयल ड्रॉप को एक कैमरा से वहां पे देख रहे थे। ठीक है, जब ये ऑयल ड्रॉप्स को फेंक रहे थे तो इन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की। ठीक है, ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, और धीरे धीरे इसको बढ़ाते गए तो इनका ऑयल ड्रॉप गिरा नहीं, एक टाइम पे ऑयल ड्रॉप यहीं पे हो गया, इट्स नॉट फॉलिंग। इसके अलग अलग रीजंस थे, क्योंकि वैसा ऑयल ड्रॉप का जो वेट बनता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बैलेंस हो रहा है। जैसे ये इधर से गिर रहा है, ये चार्ज पार्टिकल हो जाएगा और भाई साहब इस पे एक फोर्स लगेगा जो इसको रिपेल करेगा, बिकॉज ऑफ विच द ऑयल ड्रॉप विल बिकम स्टेशनरी। तो ये मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है जो आपने केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा है, जिससे आपका चार्ज टू मास रेशियो निकलता है, ठीक है। क्लियरम पीपलम, ठीक है। ओके। सो दीज वे द थिंग्स। ओके, नाउ वी हैव, मैंने आपको बताया कि भाई साहब फिजिक्स में, ठीक है, ज्यादा करके आपके डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एक इकलौता फॉर्मूला है जहां पे डेरिवेशन नहीं है, और डेरिवेशन हमने किया भी है तो डायमेंशनल एनालिसिस से की है। थोड़ा बहुत डायमेंशनल एनालिसिस को बता देता हूं आपको, ठीक है। लेट्स से अगर आपको चेक करना हो कि कोई चीज डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, जैसे मैं अगर बोलूं f इज इक्वल टू एम ए, ठीक है भाई साहब, f इज इक्वल टू एम ए, तो इधर आपका डायमेंशन क्या हो जाएगा, बोलो m l t माइनस टू, और इधर भी डायमेंशन क्या हो जाएगा भाई साहब, m l t माइनस टू। तो ये भाई साहब करेक्ट है। अगर मैं बोलूं f इज इक्वल टू एम वी, तो आप बोलोगे भाई साहब इसका क्या हो जाएगा, m, ठीक है, और एल टी माइनस वन, और इधर ये क्या है, एम एल टी माइनस टू। डेफिनेटली ये बराबर नहीं है, ठीक है, डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया, तो फॉर्मूला भी आपका इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। सो डायमेंशन से आप वेरीफाई कर सकते हैं वेदर द फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट, लेकिन डायमेंशन से आप ये मतलब ये नहीं बोल सकते कि फॉर्मूला करेक्ट ही है। क्या समझ में आ रहा है? अगर कोई इनकरेक्ट फॉर्मूला होगा तो डायमेंशन से आप उसको प्रूव कर सकते हैं। जैसे दिस इज एन इनकरेक्ट फॉर्मूला, एन एब्सोल्यूट इनकरेक्ट फॉर्मूला, क्योंकि दोनों तरफ डायमेंशन ही गलत है, ठीक है, लेकिन ये आपका करेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपका इनकरेक्ट फॉर्मूला कम से कम नहीं है, इतना बता सकते हैं, लेकिन क्या ये करेक्ट है ये हम 100% नहीं बता सकते। जैसे अगर आप देखो भाई साहब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये कितना होता है भाई साहब आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, ठीक है। या समझ लो भाई साहब अगर हमने सर्कमफरेंस की बात की, सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कमफरेंस की बात की, तो ये कितना हो गया भाई साहब 2 पाई R। अभी 2 पाई का भाई साहब कोई डायमेंशन नहीं होता है, लेकिन R का डायमेंशन है। सर्कमफरेंस भी आपका L डायमेंशन का होगा और ये भी आपका L डायमेंशन का होगा, लेकिन इससे आप बता नहीं सकते कि फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। इनकरेक्ट फॉर्मूला को आप डायमेंशन से पकड़ सकते हैं, लेकिन कोई फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं ये आप बता नहीं सकते, ठीक है। तो यहां पे एक लौता डेरिवेशन है जिसको अपन डायमेंशन से प्रूव करते हैं, ठीक है। आपके फिजिक्स में राइट अक्रॉस 11th एंड 12th दिस इज द ओनली डेरिवेशन इन विच यू एक्चुअली प्रूव इट बाय डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। ओके, Poiseuille's formula, the volume of a liquid flowing out per second through a horizontal capillary tube of length L, radius R, under a pressure difference P applied across its ends. So भाई साहब देखो प्रेशर रहेगा तभी तो, देखो जैसे आप क्या करते हो, आपने देखा रहेगा आपके बिल्डिंग में पानी कैसे आता है, रास्ते से एक पाइप गया रहेगा, उस पाइप का भाई साहब एक कनेक्शन आपके बिल्डिंग में है, ठीक है, लेकिन बिल्डिंग वाले क्या करते हैं, मोटर लगाते हैं, उस मोटर से उस पाइप को खींच रहे हैं। तो ये मोटर करता क्या है, एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है इस पाइप में और यहाँ पे एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करेगा, तभी तो ये जोर से फ्लो होगा, क्लियर है, ठीक है। सो देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स व्हाट इज अ प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस होगा तभी तो पानी फ्लो करेगा, ठीक है। द वाटर और लिक्विड विल फ्लो ओनली ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। तो पॉइसोविल्स फॉर्मूला क्या है भाई साहब आपका, दिस इज कॉल्ड पॉइसोविल्स फॉर्मूला व्हिच स्टेट्स दैट Q, ठीक है, इज इक्वल टू V/T। V/T बेसिकली क्या हो जाएगा भाई साहब, द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड। सो दिस इज बेसिकली वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड थ्रू अ हॉरिजॉन्टल कैपिलरी ट्यूब। ये हॉरिजॉन्टल कैपिलरी ट्यूब है, इसमें से भाई साहब लिक्विड निकल रहा है, ऑफ लेंथ L। तो लेट्स से इस ट्यूब का लेंथ है आपका L,
इसका भाई साहब रेडियस है r, ठीक है, एंड इन दोनों पॉइंट्स में प्रेशर डिफरेंस है आपका p अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड इज इक्वल टू p r raised to 4 a coefficient of viscosity in L। pi we all know it's 3.14 और 22/7 as applicable। यहाँ पे P क्या हो जाएगा, प्रेशर डिफरेंस। इन दोनों पॉइंट्स में जो प्रेशर डिफरेंस आपने क्रिएट किया है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करोगे तब, जैसे आपके बिल्डिंग में ऊपर पानी कैसे चढ़ता है, यहाँ पे एक मोटर लगा हुआ है जो भाई साहब इस पॉइंट में नीचे और ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है। जैसे अगर आपको एक छोटे से पाइप से पानी को पुल अप करना है तो आप क्या करते हो, उसको जोर से खींचते हो, है ना, उसमें हवा खींचते हो। तो हवा जब आप खींचते हैं तो क्या क्रिएट कर रहे हैं, उस कैपिलरी ट्यूब में आप प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, इस ऊपर वाले पॉइंट के और नीचे वाले पॉइंट के। तो आपके बिल्डिंग में भी पानी ऐसे ही चढ़ता है, ठीक है। द मोटर इज बेसिकली क्रिएटिंग अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टॉप पॉइंट एंड द बॉटम पॉइंट, बिकॉज ऑफ विच द वाटर फ्लोज अपवर्ड्स, अदरवाइज वाटर क्यों ही जाएगा भाई साहब ऊपर, ठीक है। सो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आपने एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया है, r raised to 4 which is basically what the radius of this pipe, 8 आपका एक न्यूमेरिकल हो गया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये क्या हो गया भाई साहब आपका L। आई होप एवरीबडी रिमेंबर्स द यूनिट्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, पॉइस, डेकापॉइस, ठीक है, ओके ओके। तो आपका भाई क्या है, पॉइस मतलब न्यूटन, हाँ क्या था, पॉइस एंड डेकापॉइस, ओके। चलिए अपन करते हैं यूजेस, अजम्पशंस। अभी देखो इस फॉर्मूला में अजम्पशंस क्या क्या है, द फ्लो ऑफ द लिक्विड इज स्टेडी एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द ट्यूब, ठीक है। तो स्टेडी फ्लो है और ये जो लिक्विड है वी आर अज्यूमिंग दैट ये एक्सिस ऑफ द ट्यूब के पैरेलल है, दिस इज हाउ द थिंग इज। द प्रेशर इज कांस्टेंट ओवर एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब। तो आप यहां पे भी और यहां पे भी कहीं पे भी अगर लेंगे तो प्रेशर इज कांस्टेंट। द लिक्विड वेलोसिटी इज जीरो एट द वॉल्स ऑफ द ट्यूब एंड इंक्रीजेस टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ द ट्यूब। तो अगर आप देखोगे ये ट्यूब है समझ लो, ठीक है, लिक्विड वेलोसिटी यहां पे जो लिक्विड होगी ये आपका एक्सिस ऑफ द ट्यूब है ना, समझ लो ये कोई ट्यूब है, दिस इज बेसिकली द एक्सिस ऑफ द ट्यूब, ये लिक्विड की वेलोसिटी हो गई, ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपका लिक्विड का लेवल एक्सिस ऑफ द ट्यूब के पास आता जाएगा वैसे वैसे भाई साहब ये बढ़ता जाएगा, ठीक है, क्लियर है। द मोर इट इज कमिंग टूवर्ड्स द एक्सिस ऑफ द ट्यूब द वेलोसिटी विल इंक्रीज एंड इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो एट दिस पॉइंट, ठीक है। जैसे आपने माना था ना भाई साहब कि आपका कोई लेयर ऑफ लिक्विड है तो सबसे कम प्रेशर कहाँ, सबसे कम विस्कोसिटी या सबसे कम मूवमेंट किधर होगा, द बॉटम मोस्ट लेयर में, ठीक है, ओके। द ट्यूब इज हेल्ड हॉरिजॉन्टल सो दैट ग्रेविटी डजंट इन्फ्लुएंस द फ्लो ऑफ लिक्विड। तो आपने ट्यूब को हॉरिजॉन्टली पकड़ा हुआ है ताकि ग्रेविटी इसको इन्फ्लुएंस ना करे। अगर आप वर्टिकली पकड़ेंगे तो आपका ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस इस पे आएगा, ठीक है, ओके ओके ओके। सो अभी अपन करेंगे भाई साहब डेरिवेशन, ठीक है। डेरिवेशन में क्या है आपका, देखो डेरिवेशन ऑफ पॉइसन्स फार्मूला, द वॉल्यूम Q ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड दैट इज V by T is directly proportional to the coefficient of viscosity of the liquid, radius r of the tube, ठीक है, radius r of the tube, pressure gradient P by L set up along the capillary tube। pressure gradient क्या होता है, pressure per unit length, ठीक है। so इन तीनों चीजों पे directly proportional है, ठीक है, this is directly proportional to the coefficient of viscosity P by L and R of the tube। तो Q हो गया भाई साहब ये, ठीक है। तो अपन ने लगा दिया यहाँ पे K का वैल्यू हमको नहीं मालूम है, कांस्टेंट है। यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अभी P by L का अगर हम देखेंगे, देखो यहाँ पे वॉल्यूम पर यूनिट टाइम तो ये हो गया L क्यूब T माइनस। प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर क्या होता है भाई साहब, फोर्स अपॉन एरिया, ये हो गया प्रेशर ग्रेडियंट। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या है जल्दी भाई साहब, अरे नोटबुक कुछ है इसीलिए बोलता हूँ, नोटबुक नहीं मेंटेन रहती है आपकी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या है, coefficient of viscosity is this is equal to F dx upon dv, Fa ना, Fa, और ये माइनस में आता है जनरली आपका Fa dx upon dv। क्लियर है भाई साहब आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या dv by dx है, dv by dx है ना, dx by dv नहीं है,
क्या है बोलेगा कोई भाई साहब? आपका विस्कस फोर्स कितना होता है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी A dV by dx। ओके, dV by dx। चलिए भाई साहब, तो आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना हो जाएगा? F dx dV डिवाइड बाई A, है ना? ये हो जाएगा भाई साहब आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो इसका भाई साहब अगर आप देखेंगे MLT-2 और इधर हो गया ML, तो ये हो गया MLT-2 और इधर हो गया भाई साहब L का स्क्वायर dx हो गया आपका कितना? L और dV हो गया भाई साहब आपका LT-1। ये L और L कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी हाउ मच? ML-1। ये एक और एक कैंसिल हो गया भाई साहब, और T-2 -1। ठीक है भाई साहब, चलिए ओके। तो आपका ये हो गया सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ दीज इक्वेशंस। आपका भाई साहब अभी A + C A - B इसको करेंगे अपन। एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट K इज इक्वल टू π/8। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम, किसी भी हॉरिजॉन्टल पाइप से जब आपका लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो अपना भाई साहब द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर यूनिट टाइम, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं हम। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर यूनिट टाइम, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ग्रेडियंट, इसको अपन बोलेंगे प्रेशर ग्रेडियंट भाई साहब क्या हो जाएगा आपका? प्रेशर पर यूनिट लेंथ। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट इज नथिंग बट प्रेशर पर यूनिट लेंथ। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट या प्रेशर पर यूनिट लेंथ। ठीक है, क्लियर है? एंड दिस वॉल्यूम फ्लोइंग आउट पर यूनिट टाइम, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और कौन सा फैक्टर था? ठीक है, रेडियस ऑफ द ट्यूब, R दैट इज रेडियस ऑफ द ट्यूब। ठीक है, रेडियस ऑफ द ट्यूब। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है भाई साहब, क्लियर है? तो अपन यहां पे मान लेते हैं लेट Q, तो इसका मतलब Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NPL और ये R है ना। लेट से इसको अपन ने मान लिया A, इसको मान लिया B और इसको मान लिया भाई साहब C। ठीक है, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू K कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रेज टू A, प्रेशर ग्रेडियंट रेज टू B एंड R रेज टू C। ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब। कैन वी कंसिडर दिस वन पीपलम? इज दिस क्लियर हम पीपलम? ऐसा लिख सकते हैं, बोलो। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? देखो, ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड आउट हुआ है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये डेरिवेशन पूरा का पूरा भाई साहब आपका सिर्फ डायमेंशन से है। ठीक है, इस डेरिवेशन का प्रूफ आपका बेसिकली फॉर्मूला से ओरिएंटेड नहीं है। तो यहां पे अपन क्या देख रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर यूनिट टाइम, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमने देखा कि एक्सपेरिमेंटली देखा कि ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर ग्रेडियंट पे, प्रेशर पर यूनिट लेंथ पे प्रोपोर्शनल है, और रेडियस पे। तो अपन ने मान लिया कि लेट दिस बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम फैक्टर ऑफ A। हमको मालूम नहीं भाई साहब कितना है, टू द पावर ऑफ A, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रेज टू A। लेट दिस बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P/L प्रेशर ग्रेडियंट रेज टू B एंड दिस बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R रेज टू C। क्या ये समझ में आ रहा है? These are constants, यहां पे हमने मान लिया है। ठीक है, where A, B and C are constants। ठीक है, when A, B and C are constants। और अगर इसको भी भाई साहब जब प्रोपोर्शनलिटी हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं, तो यहां पे हमने मान लिया लेट K be a constant। हमको ये नहीं मालूम ना कि भाई साहब ये जो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है ये कितने पावर से इन पे भाई साहब डिपेंडेंट है, कितने पावर से डिपेंडेंट है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, ये समझ में आ रहा है भाई साहब यहां तक? ओके, नाउ वी विल टेक डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। तो आपका भाई साहब लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या हो जाएगा, बोलो? लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है Q दैट इज V/T। मुझे बोलो वॉल्यूम का डायमेंशन कितना होता है? L3 और ये हो गया T। अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो m0 L3 T-1। ठीक है, ये हो गया आपके लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन। क्लियर हम? ओके, राइट हैंड साइड में एक एक चीज को उठाते हैं अपन। ठीक है, कांस्टेंट के डायमेंशन से अभी हमको छेड़खानी नहीं करनी है,
वी विल टेक आउट फर्स्ट विस्कोसिटी, ठीक है। तो अभी आपने देखो विस्कस फोर्स होता क्या है, माइनस एन ए डी वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो अगर हम देखेंगे भाई साहब यहाँ पे माइनस को हटा देते हैं, अभी फिलहाल हमको सिर्फ डायमेंशन से मतलब है। सो दिस विल बी एफ इंटू डी एक्स बाई डी वी अपॉन ए, ठीक है भाई साहब, क्लियर है। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एफ का डायमेंशन कितना होता है बोलो, अगर हम यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन लिख रहे हैं तो ये फोर्स का कितना हो जाएगा बोलो, एम एल टी माइनस टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एरिया का भाई साहब कितना हो जाएगा, एल का स्क्वायर, डी एक्स का भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो, डी एक्स का हो जाएगा एल, और डी वी का कितना हो जाएगा, एल टी माइनस वन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, वेलोसिटी का होगा एल टी माइनस वन, ये एल और ये एल कैंसिल हो गया, ये एल और ये एल पूरा कैंसिल हो गया, अपने को क्या मिल रहा है यहाँ पे देखो एम, ठीक है, एल एक नीचे रह गया है तो एल माइनस वन, यहाँ पे देखो टी माइनस टू है और टी माइनस वन है, तो माइनस टू माइनस माइनस वन तो कितना हो गया, माइनस टू प्लस वन, तो ये हो गया टी माइनस वन, ठीक है भाई साहब, क्लियर आ रहा है भाई साहब, इज दिस क्लियर, ओके। तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का भाई साहब, ओके। अभी आते हैं भाई साहब P बाई एल, ठीक है, P बाई एल के फैक्टर को देखो भाई साहब, यहाँ पे P बाई एल, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, और ये भाई साहब क्या है एल, फोर्स अपॉन एरिया मतलब एम एल टी माइनस टू, एरिया कितना हो जाएगा बोलो, एल स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया एक और एल, है कि नहीं, P बाई एल है ना, तो L का क्या होगा, L ही होगा, लेंथ है ना, प्रेशर पर यूनिट लेंथ, तो अपन भाई साहब यहाँ पे ये गया, तो इसका कितना बचा बोलो, एम एल रेस टू माइनस टू टी रेस टू माइनस टू, क्लियर है, क्लियर है, प्रेशर ग्रेडियंट हो गया ये, ओके। R का क्या ही हो जाएगा, R का भाई साहब हो जाएगा L, ठीक है, क्लियर है, ओके। लेट्स राइट दिस नाउ। तो आपका भाई साहब यहाँ पे K का तो हमने कांस्टेंट कुछ लिया नहीं है, हम सिर्फ भाई साहब डायमेंशंस लिख रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन बोलो कितना है, एम एल माइनस वन टी रेस टू माइनस वन, इसको अपन क्या लिखेंगे, रेस टू ए लिखेंगे, ठीक है, दिया हुआ है ना वहां पे, रखा हुआ है देखो, है ना उधर, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का हमने लिख दिया भाई साहब ए, प्रेशर ग्रेडियंट का कितना आया भाई साहब, एम एल माइनस टू टी रेस टू माइनस टू, क्लियर है, ठीक है। आर का कितना आ गया बोलो, ये दिस इज रेस टू बी, दिस इज रेस टू बी, आर का भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो, आर इज एल, एल रेस टू सी, इधर कितना है भाई साहब, एलएचएस किधर गया, ठीक है, एम नॉट एम रेस टू एल क्यूब टी रेस टू माइनस वन, ठीक है। तो डायमेंशनली दोनों सेम होने चाहिए भाई साहब, देखो इस के का अपन कांस्टेंट का नहीं ले रहे हैं, ठीक है, हम यहां पे लिख सकते हैं इग्नोरिंग डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इग्नोरिंग डायमेंशनलेस कांस्टेंट, समझम पीपल हम, ओके ओके ओके। तो अपना भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस विल बी हाउ मच हम पीपल हम, ठीक है, ये हो गया आपका एम नॉट एल क्यूब टी रेस टू माइनस वन। अभी देखो m यहां पे कितना है, m रेस टू a इंटू m रेस टू b, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, m रेस टू a प्लस b, समझम, देखो ये वाला m दैट इज रेस टू a और ये वाला m दैट इज रेस टू b, तो हो गया m रेस टू a प्लस b। l का भाई साहब कितना है बोलो, l रेस टू ये माइनस वन और a, तो ये हो गया माइनस a, l माइनस टू b, तो ये हो गया माइनस टू b, ठीक है, एंड l रेस टू c प्लस c, ठीक है, ओके। t का ले लेते हैं भाई साहब, t रेस टू माइनस a, t रेस टू एंड, और बस क्लियरम। तो अभी देखो m के पावर्स बराबर होंगे, l के पावर्स दोनों साइड में बराबर होंगे और t के पावर्स दोनों साइड में बराबर होंगे, ठीक है। सो हम यहां पे क्या बोलेंगे, इक्वेटिंग पावर्स ऑफ इक्वल बेसिस, ठीक है, इक्वेटिंग पावर्स ऑफ इक्वल बेसिस, इक्वेटिंग पावर्स ऑफ इक्वल बेसिस में क्या हो जाएगा बोलो, a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, 0, ठीक है, विच गिव्स यू व्हाट,
a इज इक्वल टू माइनस बी, या अपन b इज इक्वल टू माइनस ए, दोनों भी लिख सकते हैं, है ना, क्लियर है। ये हो गया हमारा भाई साहब पहला इक्वेशन। तीन अननोन क्वांटिटीज हैं a b और c, तीन अननोन क्वांटिटीज को सॉल्व करने के लिए आपको तीन इक्वेशंस लगेंगे, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू माइनस ए माइनस 2b प्लस सी, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 2, और चौथा इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। थर्ड वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा बोलो, -1 t की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस ए माइनस 2b, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इस पे आते हैं, देखो इसको अपन पूरा प्लस कर सकते हैं, मतलब इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दो किससे, -1 से, क्या हो जाएगा, a प्लस 2b हो गया भाई साहब, है कि नहीं। और अपन को मालूम है a की वैल्यू क्या है, -b के बराबर है, ठीक है। तो इसमें अपन ने अगर -b लिख दिया, -b प्लस 2b इज इक्वल टू 1, तो 2b माइनस b कितना हो गया, b, तो b इज इक्वल टू 1, चलो एक तो आ गया अपना, ठीक है। तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू क्या है, -b है, देखो तो a की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, -1, ठीक है। अभी अपन आते हैं भाई साहब c पे, तो इस इक्वेशन को उठाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कर लो भाई साहब 3 माइनस a मतलब कितना हो जाएगा, -1 तो +1 हो गया, -2b मतलब -2 इंटू 1 प्लस c, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हो गया, ये हो गया -1 प्लस c, ये हो गया 3, तो 3 + 1 ये क्या हो गया भाई साहब आपका c, ठीक है। नाउ लेट्स राइट दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी अपन इस फॉर्मूले को लिखते हैं, ठीक है। q दैट इज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम फ्लोइंग, ठीक है, इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट k, ठीक है। अभी अपन विस्कोसिटी की जगह विस्कोसिटी लिखेंगे और विस्कोसिटी के पावर में डालेंगे a विच इज व्हाट, -1, ठीक है। तो ये हो गया आपका -1, ठीक है, ओके। फिर आएगा भाई साहब प्रेशर ग्रेडियंट दैट इज P/L, इसकी वैल्यू भाई साहब कितनी है, रेज टू, प्रेशर ग्रेडियंट इज रेज टू b की वैल्यू कितनी आई है 1, ठीक है। और c r टू रेज टू c, r रेज टू c दैट इज c की वैल्यू कितनी है भाई साहब 4, ठीक है। इसको अगर प्रॉपरली लिखें तो ये आ जाएगा k P/L इंटू r रेज टू 4, और ये नीचे चला जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भाई साहब नीचे आ जाए, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ये आया देखो आपका पाई, अच्छा यहाँ पे PR रेज टू 4 8, ठीक है। हमको यहाँ पे भाई साहब क्या मिला हुआ है, k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली k इज फाउंड टू बी π/8, ठीक है। तो k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन हुई है, k की वैल्यू इज π/8। तो इस फॉर्मूले को एक बार फिर से लिख लेते हैं, q इज इक्वल टू V/T दैट इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, दिस इज इक्वल टू P, ये नीचे ले ले L को, ठीक है, दिस इज इक्वल टू P, ये L कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी R रेज टू 4, और K की जगह पे क्या लिखेंगे भाई साहब π/8, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू V/T इज इक्वल टू π/8 PL, ठीक है, PR रेज टू 4, ठीक है, L और N, ये हो गया भाई साहब आपका बेसिक फॉर्मूला, क्लियर हम पीपल हम, ठीक है। PR रेज टू 4 PR रेज टू 4 8LN, ठीक है, 8LN। इसको अपन डायरेक्ट आपका सिर्फ इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा, और इसको अपन सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन फॉर्मूला से ही प्रूव कर सकते हैं। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, ये प्रूफ समझ में आ रहा है, इसको सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला से ही प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ओके ओके ओके, तो पॉइजनवेल्स का फॉर्मूला क्या हो गया भाई साहब, Q इज इक्वल टू V/T, Q इज इक्वल टू V/T, और ये Q की वैल्यू भाई साहब क्या हो गई V/T है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा बोलो, यूनिट लीटर पर सेकेंड ले सकते हैं, या मीटर क्यूबिक पर सेकेंड, ठीक है, दिस विल बी द यूनिट, ठीक है। ओके, सो नाउ आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई PR रेज टू 4 अपॉन 8 कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी L। In CGS system, coefficient of viscosity is in poise, length in centimeter, radius r in centimeter, and pressure P in dyne per centimeter square. In SI, coefficient of viscosity is decapoise or Pascal second, length in meter, r in meter, and P in Newton per meter. Okay, so 1 decapoise we know that it is equal to 10 poise. Clear है. 1 decapoise is equal to 1 Pascal second and that is equal to 10 decapoise, ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है।
ओके, चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ पॉजिबल्स फॉर्मूला। तो डायमेंशन कंसिस्टेंसी आपको देखनी है भाई साहब, ठीक है। चेक कर लो दोनों टाइम पे भाई साहब। आपका Q क्या हो जाएगा, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है, तो आपका LHS में क्या हो जाएगा बोलो, LHS में हो गया आपका क्या, LHS में हो गया V बाई टी, दैट इज हाउ मच, अभी अभी आपने प्रूव किया ना, L क्यूब T माइनस वन, T रेज टू माइनस वन, है ना। इधर क्या है देखो, यहां पे आप बोलोगे ये कहां से आ गया, ये कुछ नहीं है, प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ है। प्रेशर डिफरेंस की जगह पे आपने क्या लिखा था, P, ठीक है। तो अगर भाई साहब आप इसको प्रूव करोगे तो वही फॉर्मूला आ जाएगा, देखो दिस इज नथिंग बट प्रेशर डिफरेंस, तो प्रेशर पर यूनिट लेंथ ये तो है ही भाई साहब आपका प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। और ये हो गया पाई r रेज टू 4 विच इज द रेडियस, और यहाँ पे अभी अभी हमने डायमेंशनली इसको प्रूव किया है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे भाई साहब यहाँ पे, तो दिस इज हाउ मच हम पीपलम, तो RHS में अगर आप जाते हो तो ऑब्वियसली पाई का कोई डायमेंशन नहीं होगा, r रेज टू 4 का डायमेंशन कितना हो जाएगा बोलो, L रेज टू 4। प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर का होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का कितना है भाई साहब आपका MLT माइनस 2 अपॉन L का स्क्वायर, सो दैट विल बी ML माइनस 1 T माइनस 2, सो दिस विल बी ML रेज टू माइनस 1 T रेज टू माइनस 2। और यहाँ पे भाई साहब 8 का भी कोई नहीं होगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का कितना होता है बोलो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज हाउ मच हम पीपल, ये होता है क्या, F बाई A dx बाई dv, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, कोफिशिएंट विस्कोसिटी आपने निकाला था ना, कितना था भाई साहब, ML माइनस 1 T माइनस 1, है ना, ML माइनस 1 T माइनस 1, तो ML माइनस 1 T माइनस 1, सो दिस विल बी ML रेज टू माइनस 1 T रेज टू माइनस 1। सो इधर आपका नीचे हो गया ML रेज टू माइनस 1 T रेज टू माइनस 1, और एक भाई साहब L रह गया इधर, ठीक है। तो ये वाला L और ये वाला L माइनस 1 कैंसिल हो गया इधर, ठीक है। सो व्हाट आर यू लेफ्ट विद पीपलम, ठीक है, M हो गया इधर, ठीक है, L रेज टू 4 है और यहाँ पे L रेज टू माइनस 1 है, तो कितना हो जाएगा बोलो, L का हो जाएगा Q, ये वाला M और ये वाला M कैंसिल, तो ये वाला भी कैंसिल हो गया, L4 और L रेज टू माइनस 1, ये हो गया L क्यूब, T रेज टू माइनस 2 है, माइनस माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1, दैट विल बी माइनस 1, तो T रेज टू माइनस 1। तो आपका RHS का भी डायमेंशन कितना आ गया, L क्यूब T रेज टू माइनस 1, और LHS का भी कितना आ गया, L क्यूब T रेज टू माइनस 1। सो डायमेंशनली इट इज करेक्ट, ठीक है, डायमेंशनली आपका करेक्ट हो गया ये भाई साहब। ओके ओके ओके, अ कैपिलरी ट्यूब 1 मिलीमीटर इन डायमीटर, ठीक है, एंड 20 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो भाई साहब यहाँ पे जब तक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की कहानी चलेगी, आप CGS में भी कन्वर्ट कर सकते हैं चीजों को, और आप उसको SI में भी, ठीक है। ओके, कैपिलरी ट्यूब R की वैल्यू कितनी दी हुई है, हाफ मिलीमीटर, इसको सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करोगे तो मतलब 0.05 सेंटीमीटर हो जाएगा, 0.5 मिलीमीटर जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.05 सेंटीमीटर, ठीक है। L की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई साहब, इज फिटेड हॉरिजॉन्टली टू अ वेसल केप्ट फुल ऑफ अल्कोहल 1 मीटर इन डायमीटर एंड 20 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो 20 सेंटीमीटर है भाई साहब लेंथ, ठीक है, तो L की वैल्यू होगी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। द डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब बिलो द सरफेस ऑफ अल्कोहल इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका भाई साहब 20 सेंटीमीटर। इफ द विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ अल्कोहल, तो विस्कोसिटी दी हुई है आपको और डेंसिटी दी हुई है, ठीक है, आर सो मच, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ अल्कोहल दैट विल फ्लो आउट इन 5 मिनट्स, कितना अमाउंट ऑफ अल्कोहल भाई साहब फ्लो आउट हो जाएगा। गिवन आपको G की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इन सारी चीजों को भाई साहब मद्देनजर रखते हुए करते हैं इस सवाल को, तो R की वैल्यू हो गई 0.05 सेंटीमीटर, L की वैल्यू कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर, आपके रो की वैल्यू कितनी है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, T की वैल्यू कितनी है 5 मिनट्स विच कैन बी टेकन एज 300 सेकेंड्स, ठीक है। रो की वैल्यू क्या है भाई साहब आपकी 0.0, और CGS यूनिट में दिया हुआ है आपका, देखो, ठीक है, CGS यूनिट में दिया हुआ है आपका, ठीक है, बताया नहीं है लेकिन पॉइजबिली होगी भाई साहब, ठीक है, CGS यूनिट में दिया हुआ है। प्रेशर हेड 20 सेंटीमीटर ऑफ अल्कोहल, अभी इस प्रेशर को अपन कैसे मापेंगे भाई साहब, प्रेशर हेड इज 20 सेंटीमीटर ऑफ अल्कोहल, क्योंकि आपके प्रेशर को मापने के लिए हम जनरली मर्करी को यूज करते हैं, कहीं कहीं पे हम अल्कोहल को भी यूज करते हैं, ठीक है। सो 20 सेंटीमीटर ऑफ अल्कोहल का प्रेशर कितना हो जाएगा, H इंटू रो इंटू G, 20 सेंटीमीटर इंटू भाई साहब रो आपका कितना है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, और आपने G को भी यहाँ पे किस में लिया हुआ है, आपके CGS यूनिट्स में लिया हुआ है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल फ्लोइंग आउट पर सेकेंड, ये कितना हो जाएगा पाई, ठीक है, 20 इंटू 0.8 980, ये सारे वैल्यूज आपने लिख लिए भाई साहब, 8
0.02, तो आपका कितना आ गया भाई साहब 0.16 सेंटीमीटर क्यूबिक। क्लियर है पीपल? हम आर वी क्लियर ऑन दिस वन? मास ऑफ अल्कोहल दैट फ्लोज आउट इन 5 मिनट्स, तो मास मतलब वॉल्यूम को आप डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना वॉल्यूम आपने निकाला, कितना 0.16, तो 0.16 इंटू डेंसिटी ऑफ अल्कोहल, वो भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में आपको दिया हुआ है, तो 0.8 इंटू भाई साहब आपका 300, ठीक है, क्योंकि मिनट्स 5 मिनट्स का कितना हो जाएगा सेकेंड्स, 300 सेकेंड्स, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच 38.4 ग्राम्स। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझम, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। ओके, इसको जरा करने की कोशिश कीजिए फटाफट। चलिए कर ही लेते हैं इसको। ओके, यहां पे क्या सवाल दिया हुआ है देखो, इन गिविंग अ पेशेंट अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स, एक इंसान से दूसरे इंसान में ब्लड को देना, ठीक है। द बॉटल इज सेट अप सो दैट द लेवल ऑफ ब्लड इज 1.3 मीटर अबव द नीडल, ठीक है। सो आपका जो नीडल है उससे लेवल ऑफ ब्लड, ये आपका बोतल है, ब्लड का, खून का बोतल है, ठीक है। पेशेंट को ब्लड दिया जा रहा है और ये जो बोतल है आप देखोगे हमेशा स्टैंड पे रखा जाता है, ऐसे नीचे नहीं रखा जाता, वो स्टैंड पे रखा जाता है, बिकॉज देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर बाय विच द ब्लड हैज टू एंटर द वीन्स, ठीक है। सो इन गिविंग अ पेशेंट अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन द बॉटल, अभी यहाँ पे भी देखो साइंस है कि कितने मीटर ऊपर रखना है आपको, ठीक है, कितने मीटर ऊपर रखना है, 1.3 मीटर अबव द नीडल। तो पेशेंट ऐसे सोया हुआ है और ये वैसा ब्लड 1.3 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर बॉटल रखा हुआ है, ठीक है, विच हैज एन इंटरनल डायमीटर ऑफ 0.36 मिलीमीटर, जिसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, एंड इज 3 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये भाई साहब लेंथ हो गया, प्रेशर पर यूनिट लेंथ जो आप लेते हैं उस लेंथ की वैल्यू है ये, ठीक है। ओके, इफ 4.5 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ ब्लड पासेस थ्रू द नीडल इन 1 मिनट, तो इस नीडल से पेशेंट की तरफ कितना ब्लड फ्लो हो रहा है, 4.5 सेंटीमीटर थ्रू द नीडल इन 1 मिनट। इसका आप सेकंड्स में निकाल लीजिए, 4.5 सेंटीमीटर मतलब दिस इज वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लोइंग पर मिनट, ठीक है। कैलकुलेट द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, आपको यहाँ पे विस्कोसिटी को निकालना है, दैट इज, ठीक है, इस वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ ब्लड इज 1080 kg पर मीटर क्यूबिक। तो सारे पहले आप चीजों को भाई साहब, तो लेंथ ऑफ द नीडल कितना है भाई साहब आपका 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, लेंथ ऑफ द नीडल हो गया, ये आपका एल का वैल्यू हो गया। रेडियस कितना दिया हुआ है आपका 0.36/22 मिलीमीटर, है ना, क्योंकि आपको डायमीटर दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिस इज बेसिकली व्हाट, डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.36/22, दैट इज 0.018 सेंटीमीटर हो गया। वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड, अभी यहाँ पे आपको दिया हुआ है पर मिनट, तो पर सेकेंड को आप, पर मिनट को आपको पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, मतलब टोटल वॉल्यूम अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। यहाँ पे देखो जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है 4.5 सेंटीमीटर क्यूबिक थ्रू द नीडल इन 1 मिनट, तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच इज फ्लोइंग पर सेकेंड, दैट इज V/T, दिस विल बी इक्वल टू 4.5। इस टाइम को हमें दिया हुआ है मिनट में, तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, तो ये हो गया भाई साहब 60, दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच 0.075 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल? हम ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब डेंसिटी ऑफ ब्लड में। डेंसिटी ऑफ ब्लड कितना दिया हुआ है आपको, इस केजी पर मीटर क्यूबिक को आपको भाई साहब सब कुछ आपने भाई साहब सेंटीमीटर और सेकंड में लिया है, तो आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो दिस विल बी हाउ मच 1020 इंटू 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, क्योंकि 1 kg पर मीटर क्यूबिक को अगर आप सेंटीमीटर क्यूबिक, तो दिस विल बी 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। 1 kg पर मीटर क्यूबिक विल बी इक्वल टू 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है, क्लियर है। तो आपने भाई साहब सीधा सीधा इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, व्हाट यू गेट इज 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। अभी आपको प्रेशर डिफरेंस मतलब क्या है, 1.3 कॉलम ऑफ ब्लड। अभी देखो ये पेशेंट है और ये भाई साहब आपका ब्लड का बॉटल है, ठीक है, ये पेशेंट के नीडल आपका है भाई साहब, यहाँ पे इतने कॉलम ऑफ ब्लड के लिए, ठीक है, दैट इज 1.3 मीटर इन हाइट है, इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना प्रेशर होगा, तो H इंटू रो इंटू जी। तो अपन भाई साहब 1.3 मीटर को 1.3 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, डेंसिटी ऑफ ब्लड आपको दिया हुआ यहाँ पे कितना निकाला आपने 1.02 इंटू 1.02, चलिए तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में ही है, ठीक है, ओके, इंटू जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 980,
ठीक है, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में हो जाएगा। इस पूरे को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, देखो 1.3 इंटू 100 दैट इज 10⁻², 1.02 इंटू 980, ये आपका आ जाएगा भाई साहब डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी आप विस्कोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, क्योंकि क्यू की वैल्यू कितनी होती है, क्यू की वैल्यू होती है भाई साहब कितनी, बोला 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 बोला, P/L इंटू R⁴, ठीक है, और π/8 है ना, और एक फैक्टर था ना विस्कोसिटी, विस्कोसिटी भाई साहब नीचे रहेगा, तो विस्कोसिटी को अगर आप इधर लिखेंगे सो दिस विल बी P/L हो गया प्रेशर ग्रेडियंट, R⁴ 8 और इधर आ गया आपका दिस क्यू। ठीक है, सो दिस विल बी P R⁴ 8 Q एंड L। ठीक है, इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे पॉइज में आएगा, डेका पॉइज नहीं होगा। पॉइज CGS यूनिट होता है और डेका पॉइज आपका भाई साहब होता है SI यूनिट। हमेशा याद रखना, जब भी आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसे सब में कंसिडर करेंगे, SI यूनिट में करेंगे तो हो जाएगा डेका पॉइज। ठीक है, दिस विल बी बेसिकली डेका पॉइज, और 1 डेका पॉइज इज इक्वल टू 10 पॉइज, 10 पॉइज, बस सिंपल, 1 डेका पॉइज इज इक्वल टू 10 पॉइज। जब भी आप CGS यूनिट में सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं विस्कोसिटी को लेकर, इट विल बी इन पॉइज। क्लियर 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 पीपल। हम चलो वैसा इसको बाद में कर लेंगे अपन। ठीक है, जाइए आप लोग।